जी ने जोरदार ताड़ियों से हम नवीन जी का यहाँ पर स्वागत, उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, हमारा ओपी जिंदल पार्क का निर्माण किया, बहुत से मेडिकल कैंप लगाए, उन्होंने बहुत से गरीब कन्या की शादी के लिए उन्होंने शगुन दिया, बहुत सी चीजें देने का काम किया। और आज आपके बीच में यहाँ से कैंडिडेट है, मैं कहूँगा उनके मन के अंदर बहुत बड़ा विजन है कि मैं किस प्रकार से अपनी लोकसभा की सेवा कर सकूं। इस प्रकार से उन्होंने सोचा है कि मैं 10,000 का ट्रेनिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में बनाऊंगा, कौशल ट्रेनिंग सेंटर 10,000 का कैथल में बनाऊंगा। इनके मन के अंदर बहुत सी और भी स्कूल खोलने की, मेडिकल वैन चलाने की बहुत सी चीजें हैं। मैं चाहूंगा आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट अधिनियम नवीन जिंदल जी को देकर आप सफल बनाएंगे। मेरा इतना ही कहना था। और साथ में ये भी कहूंगा, मेरी विधानसभा थनेसर में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मनोहर लाल जी ने के मार्गदर्शन में, प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 4500 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। वो मैं आपको डिटेल आने वाली 4 जून को मेरा जन्मदिन है, उस पर एक एक पैसे का हर साल की भांति हम उसका हिसाब देंगे। आप लोग बहुत गर्मी में यहाँ बैठे हैं और भी वक्ताओं ने बोलना है, मेरा मन तो बहुत देर था, लेकिन मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, एक ध्यान रखना, ये वो आप पार्टी है, यहाँ से कांग्रेस तो मैदान छोड़कर भागी, आम पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। पंजाब के अंदर मिलके कांग्रेस आपके साथ इलेक्शन लड़ रही है और यहाँ पर मिलके लड़ रही है, वहां एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही है। ये पंखे चलवा दो, ये एक बार टेंट वाले को बोल के। ऐसी पार्टी जो यहां से क्या हो गया? ये पंखे बंद है सर, ये पंखे चलवा दो एक बार टेंट वाले को बोल करके। सर पंखे बंद है, पंखे सारे पंखे और कूलर बंद हैं। कूलर बंद हो गए, इनको चलवाओ। कूलर स्टार्ट करो भाई, कूलर इलेक्ट्रिशियन देखो, कूलर चलाइए। अरे भाई इलेक्ट्रिशियन से है, कूलर चलाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। भाइयों जय श्री राम। अच्छा, मैं अभी वो आने वाले हैं योगी जी, और मैं जानता हूं कि आप सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत प्यार करते हो ना। तो इसलिए जब आएंगे और जब उनको बोलेंगे, हम बोलेंगे करतल ध्वनि से उनका स्वागत करो या जयनाथ करो, जय का नारा लगाओ, तो आपने बहुत जोर से लगाना है, कहीं उनको ऐसा ना लगे, उनको लगना चाहिए हरियाणा के लोग हैं, ठीक है ना। हमारे पड़ोस से उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उनको लगना चाहिए हरियाणा के लोग जो है उनको ज्यादा पसंद करते हैं उनको, और हरियाणा के लोग ज्यादा तगड़े होते हैं और जैसे मोदी जी कहेंगे धाकड़ भी होते हैं। तो इसलिए कृपया करके उस समय जो है एकदम उनकी बात को ध्यान से सुनना है और बहुत जोर से जो है, अगर प्रैक्टिस करनी तो एक बार प्रैक्टिस करके दिखाओ। ताली कैसे बजाओगे जब योगी जी आएंगे तो थोड़ा भाई पीछे वालों जोर से एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे भी और जो है 10 गुना ज्यादा जोर से बजानी जब मैं उस समय बोलूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आने वाले एकदम सारा टाइम से कार्यक्रम चल रहा है, उनका टाइम से होगा। और जितने भी मेरे भाई आसपास बैठे हों, कृपया करके आसपास जो घूम रहे सारे के सारे आप शेड में आ जाओ। ये हमारे लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है कि माननीय योगी जी को सुनने का, उनके विचारों को सुनने का। 7-8 मिनट बस मैं बोलूंगा और फिर योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे 20-25 मिनट। इसे सब उनकी बात को बहुत ध्यान से आपने सुनना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नवीन जिंदल जी का। आज इतनी गर्मी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से बुजुर्ग, नौजवान साथी, महिला शक्ति यहाँ पर पहुंची है, तो हम सब एक जोर से उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की,
क्या हम सब अपने प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल को तीसरी बार यहां से सांसद बनाने के लिए तैयार हैं? हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? अब की बार फिर एक बार हमारे बीच कैलाश भगत जी, हैफेड के चेयरमैन, कैथल से वो पहुंचे हैं। रवि तारावाली वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। और मिसिस सुभाष सुधा जी हमारे बीच में पहुंची हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं कृष्ण बेदी जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। भाई कृष्ण बेदी जी, भाई कृष्ण बेदी जी आए उससे पहले अटल जी की मुझे एक कविता याद आ गई कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक जीता जागता युग पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। हाँ, यहाँ की नदी नदी में गंगा है और कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी जब गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, और वो आवाज है भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हमारे लाडवा से पूर्व में विधायक और पूर्व में प्रदेश में महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता के। साथियों, आज हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने उत्तर प्रदेश को प्रदेश बनाने का काम किया, देश और दुनिया के मंत्री श्री आदित्यनाथ जी, भाई नवीन जिंदल जी जो प्रत्याशी हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के हैं, उनके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए और इस विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और इस मंच पर हमारे, जैसे मैंने कहा, लोकप्रिय प्रत्याशी और इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के इतिहास में पहली बार तीसरी बार ये सांसद बनने जा रहे हैं ऐसे भाई नवीन जिंदल जी, थानेसर से लोकप्रिय विधायक और हरियाणा सरकार में, भाई नायब सरकार में मंत्री भाई सुभाष सोधा जी, पूर्व मंत्री भाई कृष्ण बेदी जी, भाई कर्णदेव कंबोज जी, चेयरमैन भाई धर्मवीर जी मिर्जापुर, भाई धोमन सिंह जी, और जिन्होंने पार्टी के छोटी सी जिम्मेदारी से लेकर के इस हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने हम सबको संभालने का काम किया, ऐसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हम सबके अभिभावक श्री आत्म प्रकाश मनचंदा जी, भाई रविंद्र सांगवान जी, चौधरी तेजवीर जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री
हमारी बहन अर्चना गुप्ता जी और मेरे सामने उपस्थित आज इतनी भारी संख्या में श्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने मेरे सभी पत्रकार व छात्र साथियों, मित्रों, ये चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव, ये कोई गांव की गली का चुनाव नहीं है। ये देश की दशा और दिशा का चुनाव होता है। और ये चुनाव 5 साल बाद ऐसा नेतृत्व जिन्होंने इस हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर अग्रणी देश बनाने का काम किया। मित्र, तो ये चुनाव, ये जो मोदी जी ने इस देश के करोड़ों लोगों के घर में चाहे शौचालय बनाने की बात हो, साथियों, चाहे हर घर के रसोई को, हमारी माता बहन की रसोई को धुएं से मुक्त करके रसोई गैस कनेक्शन देने की बात हो, मित्रों, हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली, इसलिए कमल के सामने वाला बटन दबाना है। आज किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि आती है, इसलिए नवीन जिंदल जी को यहां से बनाना है। साथियों, हरियाणा के नौजवान को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिल रही है, इसलिए भाई नवीन जी को यहां से सांसद बनाना है। मित्रों, इस देश को दुनिया के ये तीसरी आर्थिक ताकत बनाना है, इसलिए भाई नवीन जी को कमल के सामने वाला बटन दबा करके विजयी बनाना है। इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है, इसलिए नवीन जी को यहां से जिताना है। साथियों, इस देश को विकसित देश बनाना है, इसलिए भाई नवीन जिंदल जी को यहां से जिताना है। साथियों, बहुत से काम इस देश के अंदर मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर के इस देश की महिलाओं को, बहनों को, इस देश के किसानों को, इस देश की सीमा को, इस देश के सेना के जवानों को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, हम लोग सब चाहते हैं, जो नोस्ट्राडामस ने कहा था, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। मित्रों, ये सब हम सब के सामने ये सब होने जा रहा है। ये देश सोने की चिड़िया नहीं, हम सब के सामने ये सोने का बब्बर शेर बनने जा रहा है। इसलिए इस बहुत बड़े यज्ञ के अंदर हम सब मिल करके जहां हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, वही पूरे देश के अंदर जहां भी हमारे सगे संबंधी हैं, जो मोदी जी का नारा हम सबका नारा है, अब की बार 400 पार पहुंचा करके इस देश को पूरे जगत गुरु बनाने का काम करना है, इस देश को सिरमौर बनाने का काम करना है। मुझे इतने विनती करने थे, मैं पुनः सबके चरणों में वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन सैनी जी का। और जिस तरीके से डॉक्टर पवन सैनी जी ने बताया कि जब मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे तो क्या क्या काम भारत के लिए हुए, मैं एक महिला होने के नाते आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक बहन की, एक बेटी की जिस तरीके से उसकी पिता उसकी चिंता करता है, उसके बिना बताए ही बेटी को क्या क्या चाहिए, पिता हमेशा अपनी बेटियों की चिंता करता है। मोदी जी ने इस भारत की आधी आबादी सभी बहन बेटियों का पिता बनकर, उनका बड़ा भाई बनकर, उनका संरक्षक बनकर, बेटियों के बिना मांगे ही
उन्होंने हर एक उस चीज की चिंता करी। उन्होंने बेटियों को कोख में मरने से रोका। उन्होंने बहनों को उनकी रसोई धुएं से मुक्त हो, घर में उन्होंने चूल्हा पहुंचाने का, रसोई घर ईंधन पहुंचाने का काम किया। उनकी रसोई में नल हो और नल से उनको जल मिले, इसकी चिंता मोदी जी ने करी। पहले दूर दराज के क्षेत्रों में बहनें कई कई किलोमीटर तक पानी लेने के लिए उनको जाना पड़ता था। उसकी चिंता मोदी जी ने करी कि रसोई में उनके पास गैस का सिलेंडर भी हो और साथ ही साथ उनके पास नल हो और नल में जल हो। हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया और साथ ही साथ बहनें सुरक्षित रहें। बहनों को मातृत्व योजना के तहत 12 हफ्ते से उनका अवकाश जो है, छुट्टियां उनकी 26 हफ्ते तक काम करने का मोदी जी ने किया। बहनों को इज्जत घर दिलवाने का काम मोदी जी ने किया। ग्रामीण अंचल में जब शाम होती थी और बहनों को शाम तक इंतजार करना पड़ता था और वो लोटा लेकर शाम को बाहर निकलती तो बहनें असुरक्षित भी हो जाती थी और उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता था। 11 करोड़ शौचालय बनवाने का काम मोदी जी ने पूरे भारत में किया। तो बहनों के लिए एक संरक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में मोदी जी सिद्ध हुए। तो ऐसे मोदी जी को हम बार बार भारत की महिलाएं नमन करती हैं, उनका वंदन करती हैं, उनका अभिनंदन करती हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच पूर्व में मंत्री भाई करण देव कंबोज जी और हमारे बीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और मैं करण देव कंबोज जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज देश में सबसे फेमस मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना दिया जहां हर व्यक्ति कोई जाना चाहता है, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ ही क्षणों में हम सब के बीच में पहुंचने वाले हैं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय भाई नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय भाई सुभाष सुधा जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे आदरणीय भाई कृष्ण बेदी जी, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय भाई पवन सैनी जी, आदरणीय चौधरी बंताराम जी, आदरणीय भाई तेजवीर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय भाई कैलाश भगत जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सचिव आदरणीय भाई राहुल राणा जी, जिला के महामंत्री, हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी आज मंच पर विराजमान है, सम्मानित मंच। आज योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्र, पत्रकार छायाकार मित्र, सबका मैं इस सभा में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी लू में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे,
आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी पवन सैनी जी बता रहे थे कि किस प्रकार से 10 साल तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा देश बना करके कि आज पूरी दुनिया देखती है। भारत जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत को इतना मजबूत भारत बनाने का, इतना मजबूत देश बनाने का काम इन पिछले 10 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, ये चुनाव 2024 का चुनाव, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव इस देश के भविष्य को निर्धारित करेगा। आज देश के अंदर 2 ताकतें चुनाव लड़ रही हैं। एक ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो इस देश को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, इस देश को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाना चाहती है, इस देश को आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं। और एक तरफ वो ताकतें जो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए नरेंद्र मोदी जी को केवल हटाने के लिए आज चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का जो लोकसभा का प्रत्याशी पंजाब के अंदर, ये सारे के सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं और कुरुक्षेत्र के अंदर सारे मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मित्रता की जो है ना, आप एक दूसरे की पींगे बंधा रहे हैं। मित्रों, आप सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर चोट की है, एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर मुकदमा चला करके उनको नंगा करने का काम किया है, उनको जेलों में पहुंचाने का काम किया है। आज इसी बात को लेकर के सारे विरोधी दल इकट्ठे होकर के सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को किसी प्रकार से रोको। इनका मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, अगर आपने उस पर नजर मारी होगी, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हम फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को बहाल करने का काम करेंगे। जिस धारा 370 को समाप्त करने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने संघर्ष किए और कितनी मुश्किल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस धारा 370 को समाप्त करके उस जम्मू कश्मीर को, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको विशेष पहचान दिलाने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों पर्यटक हर रोज जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। जब ये धारा 370 और 35 से लगी हुई थी, किस प्रकार से वहां उग्रवादी घटनाएं होती थी, हर रोज नए नए कांड होते थे, लोग वहां जाने से डरते थे। लेकिन ये धारा 370 समाप्त होने के बाद आज जिस प्रकार से घाटी के अंदर अमन चैन हुआ है और आज वहां लोग जाकर के उस कश्मीर घाटी का, उसके सौंदर्य का आनंद लेते हैं, उसकी खूबसूरती को निहारते हैं। और आज वहां के लोग भी इतने खुश हैं क्योंकि उनका सारा का सारा कारोबार वो पर्यटक के ऊपर आधारित था। और ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को फिर से बहाल करने का काम करेंगे। आज ये गरीब लोगों की बस्तियों में जाकर के एक झूठ बोल रहे हैं। हम सबको सजग होना पड़ेगा, उन गरीब बस्तियों में जाकर के बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो गरीब के विरोध में हो। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, अगर इसको 400 सीटें मिल गई, इसकी सरकार बन गई, तो ये संविधान को समाप्त कर देगा। ये लोग जाकर के कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो ये तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार बनी हुई है, कर्नाटक के अंदर 7% रिजर्वेशन जो हमारे एससी समाज का इन्होंने काट करके एक विशेष संप्रदाय को देने का काम किया है। इनके लोगों से पूछना
कि कर्नाटक के अंदर तुम्हारी सरकार है, वहां तुमने हमारा आरक्षण क्यों समाप्त किया। इनसे ये बात हमने पूछनी चाहिए और लोगों से जाकर के हमें बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि जिस प्रकार से झूठ फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने ये संविधान बनाया है, अगर ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोबारा से जन्म लेकर के इस जमीन पर आ जाए, वो भी चाह करके इस संविधान को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी ताकत इस देश के संविधान को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये देश ये संविधान के अनुसार चलता है, संविधान से हमारी सरकार चलती है। इसलिए संविधान को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे जीते जी कोई भी संविधान को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये बात उन गरीब बस्तियों में जाकर के बतानी पड़ेगी, उन गरीब लोगों को जिनको बकाया जा रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग लोगों को जाकर के बकाने का काम कर रहे हैं। इनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इन 10 साल के अंदर 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन दिए, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया, 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके देने का काम किया, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दे करके कि अगर वो बीमार हो जाए तो बीमारी की स्थिति में अपना इलाज ठीक प्रकार से करा सके। तो इस प्रकार की सुविधा आज 55 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो इनको ये डर है कि जिस प्रकार से आज गरीब व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करता है, तो कहीं ये नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और आने वाले 5 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इन 10 साल के अंदर तो मैंने केवल ट्रेलर दिखाया है, असली फिल्म इन 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी दिखाने वाले हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार ये नारा दिया तो बड़े सोच समझ कर दिया है, क्योंकि इस देश के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको 2/3 मेजोरिटी के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एक एक वोट इतनी कीमती है। हरियाणा के अंदर हमारी 10 पार्लियामेंट की सीटें हैं। मैं सभी अपने साथियों से कहना चाहूंगा, और जितना इस सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई, जितना इस सरकार ने काम किया आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे ओबीसी समाज के लिए इन्होंने, चाहे हमारा ओबीसी कमीशन बनाने की बात हो, चाहे वो 27% रिजर्वेशन देने की बात हो, चाहे हमारे मंत्रिमंडल में हमारे ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, इतना कुछ काम ओबीसी वर्ग के लिए और एससी वर्ग के लिए इस सरकार में हुआ। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना काम नहीं किया। तो मित्रों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक एक वोट 25 तारीख को कमल के फूल सामने का बटन दबा करके हम सब ने यहाँ से अपने भाई नवीन जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बना करके हमने भेजना है। और नरेंद्र मोदी जी की झोली में हमने कमल खिला करके कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से हमने भेजना है। आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई करणदेव कंबोज जी का। हमारे बीच में तेजवीर जी पूर्व विधायक, बंताराम वाल्मीकि जी पूर्व विधायक पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत एवं अभिनंदन। प्रदेश में मेरी टोली में मेरे साथ काम कर रहे राहुल राणा जी, पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर जसविंदर सिंह वर्क ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर हैं और नवीन जी के चुनाव प्रचार के लिए लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर जसविंदर सिंह जी का भी स्वागत है। और भाई धूमन सिंह किरमत जी, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। और रविंदर सांगवान जी,
जिन्होंने नमो ऐप में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो भी यहाँ पहुंचे, उनका भी स्वागत। मैं आप सबको आज एक बात कहना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबने देखा होगा 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कार्यभार संभाला था तो भारत की क्या दशा थी, और आज उनके सतत प्रयासों से कभी ना वो रुके, ना कभी वो डरे, ना कभी वो थके, लगातार चलते गए और आज भारत पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी जी कहते हैं कि हम किसी से डरेंगे नहीं, आप अगर एक मारोगे तो हम घर में घुस के 100 मारेंगे। इतना अदम्य साहस का परिचय देते हुए मोदी जी ने 10 साल हमारे प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करी, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे शाहबाद से पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया। ऐसे भाई कृष्ण बेदी को मैं आमंत्रित करती हूं, आप सब ताली बजाकर भाई कृष्ण बेदी जी का स्वागत करें। पावन धरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस धर्म युद्ध में कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव-गांव से पहुंचे एक एक धर्म योद्धा भाई बहनों, आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और एक बार मंच पर आसीन सभी नेताओं का जोरदार ताड़ियों के साथ आप स्वागत करेंगे। मैं आप सभी को एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये जो तपती दोपहरी में, ये 47 डिग्री टेम्परेचर में, ये गांव से, गली से, कूचे से, चौक से, चौराहे से, ढाणी से, डेरे से जो मेरे साथी इस धर्म की लड़ाई में लड़ने के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने प्रण लिया है कि जिन्होंने हमें रामलला के दर्शन कराए हैं, जिन्होंने रामलला को राम के भवन में पहुंचाने का काम किया है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी और आदित्य योगी नाथ जी को 400 पार पहुंचाना है। ये सब वो महानुभाव बैठे हैं जिन्होंने राम जी के दर्शन अपनी आंखों से किए हैं। वो राम जी को रामलला के भवन तक पहुंचाने वाले आदित्य योगी नाथ जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, और जब वो हमारे बीच में आएंगे, किस प्रकार से हमने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करना है, किस प्रकार से जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरे कुरुक्षेत्र को अयोध्या बना देना है। एक बार मेरे साथ जोर से बोले, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज जो भव्य राम मंदिर देख रहे हो, वो आपकी एक दिन की लड़ाई नहीं है, वो आपकी एक पीढ़ी की लड़ाई नहीं है, वो युगों युगों की लड़ाई है। उसमें 500 सालों के अंदर हमारे पूर्वजों की 17 पीढ़ियां उस लड़ाई को लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए। उनकी आंखों में एक सपना था कि रामलला जी को इस भारत की भूमि पर अपना स्थान मिल जाए, परंतु मित्रों, किस प्रकार से इतना जोर तो रामलला को भव्य भवन में पहुंचाने के लिए विरोधियों ने इतनी ताकत नहीं लगाई जितना विरोध कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस जो आज वोट मांगने के लिए आती है, जो आज मजबूरी में कहते हैं कि राम हमारे भी हैं, अरे राम आपके तो कभी भी नहीं हुए। आपने तो राम जी के भवन को बनाने में, रोड़े अटकाने में जो ताकत लगा सकते थे लगा दी। मित्रों, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, पूरे तथ्यों को उल्ट पुल्ट करके रख दिया। मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं कांग्रेस की इस कुशासन को, कांग्रेस की इस कुनीति को। जब अयोध्या मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद के समर्थकों ने एक कोर्ट में केस डाला
और राम जी के समर्थकों ने उसकी पैरवी शुरू की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखे। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया सुपर पीएम थी। एक एफिडेविट जाता है और एफिडेविट के अंदर क्या लिखा होता है मित्रों? राम जी तो हुए ही नहीं, राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं। ये किसने लिखा? ये सरकार ने लिखा, केंद्र की मनमोहन जी की सरकार ने लिखा। और जब ये एफिडेविट कोर्ट में गया तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी को इस बात के ऊपर बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ा। वहां पे उपस्थित सभी वकीलों को सोचना पड़ा, वहां पर जितने लोग थे उनको सोचना पड़ा, जितने मेरे पत्रकार छायाकार मित्र थे उनको सोचना पड़ा। अरे हम तो वर्षों वर्षों से दिवाली की छुट्टी मनाते हैं, हम दशहरे की छुट्टी मनाते हैं, हम रामनवमी की छुट्टी मनाते हैं, हम रामलीला का मंचन करते हैं। करोड़ों साल पहले भगवान वाल्मीकि जी लिख के चले गए कि अयोध्या के अंदर दशरथ जी के घर में रामलला आए थे। और कांग्रेस कहती है कि राम जी तो हुए ही नहीं। जब ये विषय ध्यान में आया तो मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या रामायण के अंदर करोड़ों वर्ष पहले जो भगवान वाल्मीकि जी लिख के गए वो सच है, या जो कांग्रेस ने एफिडेविट दिया वो सच है? निर्णय करके बताना जरा। अरे मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, रामलीला का मंचन होता है, दिवाली की छुट्टी मनती है, दशहरे की छुट्टी मनती है, रामनवमी की छुट्टी मनती है, और कांग्रेस कहती है कि राम जी तो हुए नहीं। मित्रों, जब आपके आशीर्वाद से 2014 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसी जगह पर जहां पर कांग्रेस कहती थी राम जी नहीं हुए, उसी जगह पर राम जी का मंदिर बन गया, आपकी आंखों के सामने बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? जो भगवान वाल्मीकि जी को झूठा बताते थे, उसी जगह पर मोदी जी ने, योगी जी ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर बनाने का काम किया। मेरे मित्रों, जरा जागरूक हो जाओ। इस कांग्रेस की कुनीतियों से कभी किसान का नाम लेकर, कभी अगड़े का नाम लेकर, कभी पिछड़े का नाम लेकर, कभी आरक्षण की आड़ लेकर आप लोगों को बहकाना चाहते हैं, परंतु मित्रों, ये सबसे बड़े दुश्मन है। आरक्षण का सबसे बड़ा कोई समर्थक है, नरेंद्र मोदी जी है, आदित्य योगीनाथ जी है, नायब सिंह सैनी है, जेपी नड्डा है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यदि देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये लोग कहते हैं मोदी जी आगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी तो आरक्षण के संरक्षण है, आरक्षण के संरक्षक है, और भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी को मानकर चलने वाली पार्टी है। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये पाखंड की राजनीति करते हैं। आपने 25 तारीख को कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देना है। और कोई कांग्रेसी भाई आए, आजकल कई नए नए कांग्रेसी बने फिर रहे हैं। झाड़ू वाले भी कह रहे हैं हम कांग्रेसी हैं, पंजे वाले भी कह रहे हैं हम कांग्रेसी हैं। भाई कोई नहीं है, वो जुगाड़ के लिए है, सिर्फ 25 जून तक के लिए है। ना पाएगा सुशील गुप्ता, ना पाएगा केजरीवाल, और ना पाएगा भगवंत मान, और भूपेंद्र हुड्डा तो रोहतक से बाहर कहीं नजर नहीं आएगा। फिर एक बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृष्ण बेदी जी का, जिनका इतना ओजस्वी भाषण हमने सुना। मैं भी इस बात में एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि भाई जब कोई पार नहीं बसा रही हो ना किसी की, तो कोई भी शुतरी छोड़ दो। यही हाल हमारे जो इंडी और घमंडिया गठबंधन है ना, उसने कर रखा है। जब कहीं कोई पार बसा नहीं रही, तब वो लगता है उनको कि कुछ भी कहना शुरू कर दो,
और हमारे भोले भाले लोगों को हम बहकाना शुरू कर दें। लेकिन आज भारत का एक एक नागरिक शिक्षित हो चुका है, समझदार हो चुका है। उसको पता है कि 60 साल के राज में जिस तरीके से कांग्रेसियों ने भारत को लूटा, जिस तरीके से कांग्रेसियों ने केवल अपना घर भरा, जिस तरीके से कांग्रेसियों ने सोचा कि केवल हमारा परिवार ही प्रधानमंत्री बनेगा, परिवारवाद को बढ़ाया, आज उन सभी चीजों पर, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, हर एक ऐसी गलत चीज के ऊपर, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो हमारे हरियाणा के पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, दोनों ने परिवारवाद पर, जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर, भ्रष्टाचार पर एक बहुत जोरदार प्रहार किया है। और कांग्रेस हो चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, सभी आज चारों खाने चित पड़े हुए हैं। इसीलिए हर रोज किसी ना किसी नए भ्रम का, किसी ना किसी झूठ का, किसी ना किसी अफवाह का सहारा ये लोग लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या इन अफवाहों का, क्या इन भ्रम का हमारे इस देश की जनता पर कोई असर पड़ने वाला है क्या? पड़ने वाला है क्या? पड़ने वाला है क्या? आज हम सब जानते हैं कि देश जो है मजबूत हाथों में है। और आप सब जने दोनों हाथ खड़े होके मुष्टिकाएं भींच के बताओगे, क्या आज हमारा देश मजबूत हाथों में है कि नहीं है? हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी कुछ ही मिनटों में, 2-3 मिनटों में हमारे बीच में मंच में होंगे। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आएंगे, आप सबसे मेरी प्रार्थना कि हम सब जने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। भैया तब तक 2 मिनट के लिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2 मिनट के लिए गाना शुरू करा दो जब तक योगी जी मंच पर आते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2 मिनट के लिए जब तक योगी जी हमारे बीच पहुंचते हैं। जल्दी से हम सब करतल ध्वनि से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी का, जो हमारे सभी के, हेलो, बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल दोनों हाथ उठा करके और भारत देश को, अपने देश को याद करते हुए बिल्कुल सीधे हाथ, बोलिए भारत माता की। तो सभी मेरे साथ में गाएंगे। हाँ जी। ये जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम सारे भारत में भगवा लहराएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तालियां बजा करके। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भारत में फिर से हम सारे भारत में भगवा लहराएंगे, सारे भारत में भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीधे हाथ उठा करके
करके, तालियां बजा करके सभी। हम सारे भारत में भगवा लहराएंगे, हम सारे भारत में भगवा लहराएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। मथुरा भी काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। और भारत में फिर से खड़े होकर के, और भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी पहुंच जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे सारे भारत में, सारे भारत में भगवा लहराएंगे, अरे सारे भारत में भगवा लहराएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता धन्यवाद, की, थैंक यू। भारत माता की। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा की महाविजय संकल्प रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम सब कुरुक्षेत्र लोकसभा के वासी उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको नमन करते हैं। और मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी से, सुभाष सुधा जी से, करण देव कंबोज जी से, कृष्ण बेदी जी से, डॉक्टर पवन सैनी जी से, रवि बतान जी से, आप सब से प्रार्थना करूंगी कि उनको पुष्प गुच्छ देकर और कुरुक्षेत्र की पावन धरती, जहां पर गीता का उपदेश हुआ, जहां पर भगवान कृष्ण ने, जहां पर भगवान कृष्ण ने पूरे विश्व को किस तरीके से हम जिंदगी जिए इसका संदेश दिया, ऐसी पावन धरा पर आज महाराज योगी आदित्यनाथ जी के पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। और वही रथ कृष्ण भगवान जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए वो मोमेंटो हम उनको स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। अब मैं हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी से प्रार्थना करती हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। जय श्री राम। साथियों, भाई एक बार एक आवाज में बोलेंगे हम। मैं जानता हूं आप सब योगी जी को बहुत प्यार करते हो। एक आवाज में जोर से पता लगे ये उत्तर प्रदेश से आए कि हरियाणा वालों में कितना दम है। जय श्री राम। सनातन धर्म के रक्षक और विकास के प्रतीक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी, कैथल से विधायक लीलाराम जी गुर्जर,
कलायत की विधायक मेरी बहन कमलेश ढांडा जी, पूर्व मंत्री, भाई संदीप सिंह जी विधायक, माननीय विधायक पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी, पूर्व विधायक एवं मंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, जनरल डीपी वत्स, हमारे जिला के अध्यक्ष रवि बतान जी, कैथल जिला के अध्यक्ष भाई अशोक गुजर जी, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा जी, मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, बंताराम जी वाल्मीकि, चौधरी तेजवीर सिंह जी, रवि तारावाले जी, धर्मवीर जी मिर्जापुर, घुमन सिंह जी किरमच, राहुल राणा जी, उमा सुधा जी, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय योगी जी का एक बार हम जोर से करतल ध्वनि द्वारा हम इनका स्वागत करें, इनका आभार व्यक्त करें। आज के इस विजय संकल्प रैली में मैं आए हुए सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूं जो समय निकाल करके आज हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर सहर्ष मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और आज हमारे बीच हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं और आपके आने से हमारा बहुत हौसला हमारा बढ़ा है। साथियों, योगी जी 1998 से 1998 से लेकर 2017 तक 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे और उनमें 10 साल 2004 से 14 मुझे भी सौभाग्य रहा इनके साथ सांसद रहने का और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में इनकी समाज सेवा एक उदाहरण है। इन्होंने वहां पर स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, योगा प्रशिक्षण देते हैं, बेटियों बहनों के लिए कौशल विद्या केंद्र बनवाया ताकि हमारी बेटियां बहनें आत्मनिर्भर हों। इन्होंने धर्म और अध्यात्म को जीवन से जोड़कर देशवासियों को एक नई दिशा दी है। योगी जी ने, आप सब जानते हैं कि अयोध्या के विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाई। मैं कहना चाहता हूं योगी जी, हम कुरुक्षेत्र को भी धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। योगी जी एक कुशल प्रशासक हैं। सबसे पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध के ऊपर रोक लगाई और उसके बाद कानून व्यवस्था ठीक की, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी क्षेत्र बना है निवेश के लिए और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जल्दी ही $1 ट्रिलियन यानी कि 80 लाख करोड़ रुपए की जो है जल्दी ही हो जाएगी। तो बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर तरक्की हुई है इनके नेतृत्व में। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं योगी जी को इतना जानता हूं और मैं इतना कहना चाहूंगा, योगी जी हमारा यहाँ पर नाता लोगों से 30 साल से नाता है और मुझे 10 साल यहाँ पर लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला और उन 10 सालों के अंदर मैंने प्रयास किया कि घर घर के अंदर 70,000 शौचालय बनवाए, मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन, हेल्थ कैंप, युवाओं के लिए खेलने का सामान, स्पोर्ट्स किटें, जितना कुछ हो सका मैंने अच्छा करने की कोशिश की। और अब माननीय मैं मोदी जी का मैं आशीर्वाद लेकर के आया हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और मनोहर लाल जी का मैं आशीर्वाद लेकर लोगों के बीच में आया हूं। जितना मैंने पहले 10 साल में किया, आने वाले 5 सालों में उससे 10 गुना में ज्यादा करके दिखाऊंगा आप सबको। और मैंने अभी अपना जो संकल्प पत्र बनाया, एक कॉपी देना कृष्ण जी। संकल्प पत्र की कॉपी जो है मैंने अभी माननीय योगी जी को भी मैंने दी कि ये मेरा जो है संकल्प पत्र है, तो हमें आपका भी इसके अंदर हमें आशीर्वाद चाहिए ताकि संकल्प पत्र को पूरा कर जो माननीय मोदी जी पूरे देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं 2047 तक। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है
कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत टीम है, हमारे लोग इतने मजबूत है, और हरियाणा एक अग्रणी राज्य है। तो हरियाणा को तो हम 2035 तक ही इसको हम विकसित हम एक राज्य बना देंगे। मेरे विचारों को आप सब अच्छे से जानते हैं, और मैं आपसे भी इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं, क्योंकि हम सब माननीय योगी जी को सुनना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को हमें ये सुनिश्चित करना है, आप जितने लोग यहां पर आए हैं, आप सब सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप 100 से लेकर के हजार वोट आप डलवाएं। जितनी बड़ी वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, उतनी ही बड़ी मार्जिन से हम जीतेंगे। मैं एक बार फिर से मैं बहुत आभारी हूं माननीय योगी जी का कि वो हमारे बीच में आए हम अपना आशीर्वाद देने के लिए। और एक बार जोर से मैं आपको कहूंगा, जयनाथ आपने करना है, जय का नारा देना है इतनी जोर से, यहां से आवाज यूपी तक जानी चाहिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब मैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी की, आज हमारे बीच महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, और एक महिला होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश जो अपराध के लिए, जो भय के लिए, जो आतंक के लिए एक मशहूर प्रदेश था, उस प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता करी तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने करी। अपराधियों को उनके घर बिठाया या जेल की कोठरी में बंद करने की चिंता करी तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने करी। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में हमारी अयोध्या में राम लला विराजमान हुए, और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और आज उनके शासनकाल में अयोध्या एक अद्भुत नगरी के रूप में आज विदेशों से भी सेनानी वहां पर आ रहे हैं, और पूरा का पूरा भारत आज राममय हो गया है। इन्होंने अयोध्या भी सजा दी, काशी भी सजा दी, और बहुत जल्दी ये मथुरा भी सजा देंगे। और मैं अब आप लोगों के बीच में और योगी जी के बीच में ना रहते हुए मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि वो हम सबको अपना मार्गदर्शन दे। सब जने खड़े होकर करताल ध्वनि से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र से सांसद पद के प्रत्याशी, पूर्व सांसद और अपने इनोवेशन के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए देश के अंदर जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और संसद में हम दोनों कई बार साथ साथ सांसद के रूप में भी काम किए हैं, ऐसे श्री नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय श्री सुभाष सुधा जी, माननीय विधायकगण श्रीमती कमलेश डांडा जी, श्री लीलाराम गुजर जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री अशोक गुजर जी, जिलाध्यक्ष कैथल श्री अशोक गुजर जी, जिलाध्यक्ष कुरुक्षेत्र श्री रवि वतान जी, पूर्व मंत्री श्री कृष्ण वेदी जी, पूर्व विधायक श्री पवन सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, श्री कृष्ण शरणम मम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
बहनों और भाइयों, इस पावन धरा की महिमा मैं कैसे गाऊं? आज से नहीं, विगत 5000 वर्षों से जिस धरा ने असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया हो, उसी संदेश का अग्रिम सूचना देने के लिए मैं आज नवीन जिंदल जी के समर्थन में रैली करने के लिए कुरुक्षेत्र में आया हूं। बहनों और भाइयों, ये धर्म भूमि है और संभवतः दुनिया की एकमात्र भूमि है जहां पर युद्ध के लिए खड़े हुए कोई दो सेनाएं युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र के रूप में संबोधित करती हो। ये केवल भारत में ही हो सकता है और भारत में ही केवल कुरुक्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए धर्म क्षेत्र है, क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया था वह धर्म के लिए लड़ा गया था, न्याय के लिए लड़ा गया था, सत्य के लिए लड़ा गया था। और 4 जून को भी जो परिणाम आने वाला है वह सत्य में वह जयते ही का संदेश देने के लिए आ रहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है यहां पर आना, क्योंकि मैं अयोध्या में प्रभु राम की पावन धरा से यहां पर आया हूं और 500 वर्षों का इंतजार हमने वहां समाप्त किया है। तो यहां से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले इस भूमि पर दिया था, इस धरा पर दिया था, उनकी इस पावन धरा का संदेश लेकर के मैं मथुरा जा पाऊं और बोलूंगा कि काशी और अयोध्या की बारी पूरी हुई, अब मथुरा की बारी है। दोनों का इंतजार पहले समाप्त हो चुका, अब तो मथुरा की तरफ हम इंतजार प्रयास कर रहे हैं, उधर प्रस्थान कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आप सब धन्य हैं कि इस पावन धर्म क्षेत्र में जन्म लेने और सेवा का एक अवसर आपको प्राप्त हुआ है। ब्रह्म सरोवर में कौन ऐसा भारतीय होगा जो आकर के यहां पर स्नान करके और पूर्णिमा के अवसर पर यहां के पुण्य से वंचित होना चाहेगा? हर भारतीय की अभिलाषा होती है, अपने आप में एक धाम बन चुका है और इस धाम की महिमा को लेकर के आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने पुराने सहयोगी, पुराने मित्र, संसद में हम लोग साथ साथ कुरुक्षेत्र के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में, भारत के स्वाभिमान के बारे में बात करते थे और नवीन जिंदल जी के लिए समर्थन करने के लिए मुझे यहां पे आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल होते होते हमें आतंक की किसी बड़ी वारदात की खबर हमारे सामने आती थी। हर व्यक्ति चिंतित रहता था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए। हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो, तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है,
लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत का एहसास विश्व समुदाय को कराया है कि देखो, हम शांति और सौहार्द के पक्षधर हैं, लेकिन शांति केवल बोलने से नहीं आती है, वह तो अपनी ताकत से हासिल की जाती है। और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में इस शांति और सुखपूर्ण माहौल को 140 करोड़ भारतीयों को एहसास करा रहा है। ये नया भारत है, यहां विकास भी है, बड़े बड़े विकास के कार्य हैं, हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे के अच्छे कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। और यही नहीं, सुंदरीकरण के कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, एम्स बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सभी आज के नए भारत की पहचान बन रहे हैं। तो जीवन के लिए अगर ऑक्सीजन आवश्यक है तो उसके बाद आवश्यक है शुद्ध पेयजल, हर घर नल और नल में जल। यह मोदी जी पूरे देश के भारतवासियों को पिलाने का काम कर रहे हैं, उपलब्ध करवाने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले की सरकारों में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब दम तोड़ता था, कहीं पर नवीन जिंदल जैसे कोई सांसद बन जाए तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे, तब तो उपचार हो पाता था, अन्यथा सरकारें लाचार होती थी। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने। और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय। और मैं तो धन्यवाद दूंगा नवीन जी को कि 70,000 गरीबों के घर में कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वयं शौचालय का निर्माण अपने फंड से अपने स्तर पर करवाया, अपने ट्रस्ट से करवाया। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 4 करोड़ गरीबों को भारत के अंदर एक आवास मिल गया। और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए सभी गरीबों के लिए एक आवास का निर्माण करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने दी, इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? न जाति देखी गई, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा। और इसके बाद भी अगर कोई, मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था, वह दिया था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ उन्होंने भारत की सेवा की। और इसके बाद भी कोई आरोप लगाता है मोदी जी पे और भय दिखाने के लिए, पाकिस्तान का भय दिखाने का प्रयास करता है, पाकिस्तान का राग अलापता है, तो मैं तो उससे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि वे पाकिस्तान चले जाएं, भीख मांगे पाकिस्तान में जाकर। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और एक पाकिस्तान है 23 से 24 करोड़ लोगों को भूखों मार रहा है, 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा अपनी जनता को, भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के अंदर फिर रहा है। और रहेंगे हिंदुस्तान में और गाएंगे पाकिस्तान का, तो उनको पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। बहनों और भाइयों, इन सब के साथ अगर आज आपको कुछ देखना है तो आजाद भारत में पहली सरकार है जिस सरकार ने आपकी आस्था को सम्मान दिया है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला का निर्माण, रामलला के भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, अगर केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती, यूपी में, तो क्या यह संभव था? क्या हो पाता? क्या बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको लगेगा कि भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। वही एकदम वही हमने बनाया, लग करके, रात भर जग करके।
और ये तब संभव हो पाया है, ये तब संभव हो पाया है बहनों और भाइयों, जब हमने सबसे पहले वहां पर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया। आज आप देखते होंगे यूपी 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। पहले वहां पे सरकार कमजोर थी और माफिया और अपराधी बड़े भारी थे। उनके हर जिले में पैरेलल सरकार चलती थी, उनकी हुकूमत चलती थी। आज हमने उन सभी माफिया और अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है, वे चले गए सब, सबकी राम नाम सत्य है हो गया है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। और मैंने कहा है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा उसके लिए जेल नहीं, जहन्नुम का रास्ता खुला होगा, जहन्नुम का। और बहनों और भाइयों, आज जब माहौल सुरक्षा का बना है तो उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। 25 करोड़ जनता सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। देखो आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं, क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है, और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, परिणाम जनता जनार्दन दे रही है, और मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। ये जो बेहतरीन वातावरण वहां पे बना है, इसीलिए अपने मित्र नवीन जिंदल के लिए मैं आज आया हूं विशेष रूप से, क्योंकि संसद में मैंने उनके कार्य को देखा है, उनकी कार्य पद्धति को मैंने देखा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से नारा लगाती रही है, एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान चलेगा। मैं ब्रह्म सरोवर में देख रहा था, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये तिरंगा अब अपनी जेब में भी शान से लगा सके और अपने घर के ऊपर भी लगा सके, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक यही नवीन जिंदल लड़े थे। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। मुझे याद है सांसद बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़े थे। इन्होंने कहा था भारत के आन मान शान के प्रतीक इस चिन्ह को, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, इसको हमें लगाने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। यह हम पे एहसास होना चाहिए कि हमारा राजकीय चिन्ह है, हम इसके लिए लड़ेंगे। और इसके लिए इन्होंने उस समय जो लड़ाई लड़ी थी वो अभिनंदनीय थी। और उस लड़ाई का परिणाम क्या रहा कि आपने देखा होगा कि जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, बहनों और भाइयों, हम लोगों ने देश की आजादी का उत्सव तो नहीं देखा, लेकिन जब 75 वर्ष की यात्रा हमारी स्वतंत्रता के हो रहे थे, तब मोदी जी ने वही तिरंगा हर घर में पहनाने का काम किया था। लेकिन लड़ाई की शुरुआत श्री नवीन जिंदल जी ने 2004 में कर दी थी, और विजय श्री प्राप्त करके पूरे भारतीयों से कहा था कि अपना तिरंगा अपने जेब में लगाओ और अपने घर के ऊपर लहराओ, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जहां पर इन लड़ाइयों को लड़ने की बात होती है, वही अन्नदाता किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, एमएसपी किसान को मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में प्रस्तुत करने वाले पहले सांसद थे। और यही नहीं बहनों और भाइयों, आधुनिक खेती के तरीके कैसे होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कैसे होने चाहिए, एक उद्यमी को, एक उद्योगपति को अपनी चैरिटी का पैसा कैसे गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए कैसे खर्च करना चाहिए, बेटी के स्किल डेवलपमेंट में कैसे खर्च करना चाहिए। लाखों लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया है, लाखों लोगों की आंखों की रोशनी रोशनी उन्होंने दी है। यह कार्य वे तब किए हैं जब यहां पे या तो सांसद थे या सांसद नहीं थे, तब भी लगातार रहे हो न रहे हो कोई फर्क नहीं, कुरुक्षेत्र अपना है और अपना घर मान करके, अपने लोगों को मान करके उन्होंने भी, जैसे मोदी जी ने
पूरे 140 करोड़ लोगों की सेवा की, वैसे ही पूरे कुरुक्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर यह परिवार आज से नहीं कई पीढ़ियों से लगा हुआ है। और मुझे याद है जब अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान हम लोगों ने सभी दलों को आमंत्रण दिया, सबको मिला था कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तमाम दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन मैं नवीन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, रामलला का मंदिर है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में बाद में हूं, पहले मैं सनातनी हिंदू हूं और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और बहनों और भाइयों, वे अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने दर्शन किया, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया। काशी को सजाने के लिए, बाबा विश्वनाथ के धाम को सजाने के लिए भी यह परिवार वहां के सुंदरीकरण में योगदान दे रहा है, वहां के घाटों के सुंदरीकरण के नाम पर। अब मुझे बताओ, जिंदल परिवार के नाम पर कोई कार्य होगा, कहीं भी चैरिटी का काम होगा, तो नाम तो कुरुक्षेत्र का ही उसमें जुड़ जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा, लाभ तो आपको स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास विशेष रूप से आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश को सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है, सरकार भी कार्य कर रही है, और सरकार के सांसद और सरकार के जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी है, आप देख रहे होंगे सुबह की शुरुआत उनकी एक झूठ से होती है और अंत भी किसी एक नए झूठ से होती है ना। मुझे एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी का गठन किसके लिए हुआ था? इसका गठन हुआ था अन्ना जी के अभियान से। अभियान था भ्रष्टाचार के खिलाफ और वह आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ, था ना। आज उसी कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके सब एक साथ मिलकर के अब देश को लूटने के लिए चले हैं। देखो दिल्ली को तो तबाह कर दिया जी, देख रहे हो ना दिल्ली में कितनी गंदगी रहती है, कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, किस प्रकार की अराजकता की स्थिति है, क्या बना दिया इन्होंने देश की राजधानी को। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की सस्ती राजनीति होगी, मूल्य और आदर्शों से इतर हट करके लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं और कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को। इनकी सनातन धर्म में निष्ठा नहीं, ये देश के संसाधनों को लुटवा करके किस तरीके की अराजकता पैदा करना चाहते हैं। पंजाब का क्या हाल कर दिया है, आज वहां सारी माफिया, सभी अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर फिर से खड़े होकर गैंगवार शुरू हो गया है। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूं, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे साहब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को, यूपी के भी बड़े बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठहराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको वापस ले गया और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, सम्मान भी भाजपा देगी, सुरक्षा भी भाजपा देगी, विकास भी भाजपा कराएगी और साथ साथ ब्रह्म सरोवर जैसे स्थलों को एक भव्य और दिव्य रूप दे करके, उसको आधुनिक स्वरूप दे करके, जन आस्था का सम्मान करते हुए उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप महाकाल में जाएंगे, महाकाल का महालोक, आप केदारनाथ में जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का कार्य, आप हरिद्वार में जाएंगे, हरिद्वार के लिए,
उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के बारे में मैं पहले ही आपसे कह चुका था। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो 5000 वर्षों की विरासत को लेकर के हमारे साथ खड़ा है, इस विरासत को संरक्षित करके इसको दिव्य और भव्य रूप देने के लिए यहां पर उस प्रकार के विजन का सांसद होना आवश्यक है। और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए। हम लोग इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तो भारत की सबसे दिव्य ज्ञान की भूमि है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती पे तो दिया था, यहीं से तो दिया था, और इसी धरती पर हम लोगों को इसको फिर वही स्वरूप देना है। यहां गूंजे गीता का उपदेश, गूंजे कर्म का उपदेश, गूंजे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संदेश फिर जन जन तक पहुंचे। हम फिर से भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सामने आगे बढ़ा सकें, इसके लिए चुनाव हमारे लिए है। लेकिन बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त का एक माध्यम है। और सत्ता प्राप्त किसके लिए? इनकी सत्ता प्राप्ति किसके लिए है? मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं बहनों और भाइयों। ये इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं, इन सब के कारनामों को आप जानते हैं। कोई भी हो, चाहे वह यहां पर आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, या इनके महाराष्ट्र के पार्टनर हो, या इनके साउथ के पार्टनर है, इन सब के कारनामों को अगर आप देखेंगे, किसी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। कोई भारत के बारे में नहीं सोचता है, 140 करोड़ भारतीयों के बारे में नहीं सोचता है। ये केवल आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो की नीति पे विश्वास करते हैं। इनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो बातें इन्होंने लिखी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, एक बात जो इन्होंने लिखी है, और श्री राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आई, एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा, कैसे हटाएंगे झटके में? तो कहां हटा देंगे? यानी दादी जो नारा देती थी, पोता भी 54 वर्ष के बाद वही नारा दे रहा। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पोता भी कहता है। फिर उससे पूछा गया, नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पे एक वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा ही होगा कि आपके बाप दादों की, आपके ग्रैंडफादर की, आपकी फादर की जो लैंड होगी, जो प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति होगी, उसमें से आधा ये कब्जा करके और फिर उस प्रॉपर्टी को किसको दे देंगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और उन मुसलमानों को ये आवंटित कर देंगे जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं। देखो, एक तरफ ये लोग सीएए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, जो सिख, जो बौद्ध, जो जैनी, जो पारसी प्रताड़ित है, पीड़ित है, भारत में शरण लिया हुआ है, उसको नागरिकता दी जा रही है। तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे, इसको समाप्त कर देंगे। और दूसरी तरफ आपकी प्रॉपर्टी पर इनकी नजर अब जा चुकी है। यानी इनके अंदर एक आत्मा घुस गई है। आपने मुगल काल के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब का नाम सुना है? कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने बाप को जेल के अंदर डाल करके पानी के लिए तरसाया था। एक बूंद पानी के लिए नहीं, एक उसको मटकी में पानी मिलता था, छोटी सी मटकी पे पानी मिलता था सांझा को, और उसको 24 घंटे उसी मटकी के पानी से काम चलाना होता था। और तब शाहजहां ने कहा, आप जाइए खुदा बख्त लाइब्रेरी पटना में, वहां पढ़िए शाहजहां की जीवनी के बारे में। शाहजहां ने अंतिम समय में क्या कहा था? कहा था, औरंगजेब को कोसा था, कहा था कि तुझसे कमबख्त, तुझसे तो अच्छा ये हिंदू है कि जीते जी अपने पूर्वजों को सम्मान देता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके तर्पण देने का काम भी करता है। और बहनों और भाइयों, इसलिए कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता।
लेकिन मैं कह सकता हूं ये विरासत टैक्स कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और जजिया कर लगाता था वह, बोलता था या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है। जीवित होने देंगे क्या? क्या औरंगजेब को जीवित होने देंगे क्या? तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को परास्त करिए। सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? और इसके लिए मैं आपके पास कुरुक्षेत्र में आया हूं। ये तो धर्म भूमि है, धर्म भूमि में अनर्थ नहीं होना चाहिए। सहमत है ना? चुनाव के दिन आप लोग सभी लोग सहमत हैं कि नवीन जिंदल जी यहां चुनाव जीत करके जाएं? सभी लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। करेंगे? एक, चुनाव के लिए प्रतिदिन अभी जो भी समय है 5 दिन का समय होगा, उस पूरे दिन का उपयोग करके प्रतिदिन 5 परिवार के साथ संपर्क करना। चुनाव के दौरान ये अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। बहुत बड़ा क्षेत्र होता, संसदीय क्षेत्र। और इसके लिए आपको स्वयं नवीन जिंदल बनना पड़ेगा, स्वयं बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाना होगा, कमल खिलाने के लिए जनता का आह्वान करना होगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगना होगा। और जनता से कहिए कि सम्मान और सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमें कमल खिलाना है, नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता के भेजना है। अगर आप 25 परिवारों के साथ, एक एक व्यक्ति 25 परिवारों के साथ संपर्क करके उन्हें सहमत करे और फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दिन उन 25 परिवारों को कमल खिलाने के लिए, कमल के निशान पर वोट देने के लिए प्रेरित करके मतदान केंद्र पे ले जाएंगे, तो बहनों और भाइयों, देश के प्रति आपकी एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मोदी जी ने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। क्या हम 5 दिन 10 दिन देश के लिए नहीं दे सकते? क्योंकि चुनाव तो देश की तस्वीर और तकदीर को बनाने वाला चुनाव है। हमारा एजेंडा आत्मनिर्भर और विकसित भारत का है। भारत की आस्था को भी सम्मान देंगे, भारत का विकास भी करेंगे और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएंगे, बिना भेदभाव के भारत को आगे बढ़ाएंगे। यह कार्य कर पाएंगे आप? करेंगे? दोनों आत्मा के मुझे आश्वस्त दो। तैयार हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी को, योगी जी को, योगी जी को, योगी जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज योगी आदित्य